सुरेश के दो बेटे थे, भीरू और धीरू। वो अपनी आखिरी वक्त में अपने बिस्तर पर था और उसके दोनों बेटे उसके पास आंखों में आंसू लिए बैठे थे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और धीरू है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ पिताजी, आप बस आराम कीजिए, डॉक्टर अभी आता ही होगा। मेरे बच्चों, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वकील से कहकर अपनी जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलकर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और सुरेश उन्हें छोड़कर चला जाता है। अरे धीरू भाई, मैं तुझसे कहना चाहता था कि मुझे व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। अब पिताजी के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। पिता के जाने के कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। दोनों भाई अब अपना अपना व्यापार संभाल लेते हैं। दोनों एक ही घर में तो रहते हैं, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रहती। भीरू शुरू से ही लालची था, इसलिए सुरेश ने पहले ही उन दोनों में प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटकर लड़ाई की गुंजाइश खत्म कर दी थी। लेकिन पिताजी के जाने के बाद भीरू का लालच बढ़ने लगा। हाँ हाँ भैया, आप बताइए कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा तो भाई, तू ना मुझे अपनी गाय दे दे। वैसे भी तू पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का है, भला तू गाय का करेगा क्या? लेकिन इससे मेरी ना बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है भैया, आखिर भाई ही तो भाई के काम आता है। आप ले लीजिए मेरी गाय और उसे बेचकर आप उन रुपयों को अपने व्यापार में लगा लेना। बस फिर क्या था, भीरू अपने लालच की वजह से आए दिन धीरू से किसी न किसी बहाने पैसे या कीमती सामान ऐंठता रहता और बेचारा सीधा साधा धीरू उसकी मदद कर दिया करता। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और दोनों भाई शादी कर लेते हैं। शादी होने के साथ ही अपनी बीवी के कहने पर भीरू अपना हिस्सा अलग कर लेता है। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अरे साधना, ये देखो, मैंने आज ही एक बड़ी डील साइन की है। ये शहर का सबसे बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। इसके साथ व्यापार करके मेरे व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन इसकी बस एक ही शर्त है, अगर इसे हर हफ्ते सामान की पेमेंट नहीं दूंगा तो मुझे इसे जुर्माने के तौर पर बहुत बड़ी रकम देनी होगी। ये तो बड़ी ही चिंता की बात लगती है जी। अरे चिंता कैसी, मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है। मैं इसे हर हफ्ते पेमेंट भी दूंगा और एडवांस पे ऑर्डर भी, तो फिर चिंता काहे की। पास से गुजर रहा भीरू उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और फिर, अरे राधा, सुनती हो? उस धीरू ने आज एक बहुत बड़ी डील साइन की है। ये सुनकर ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भीरू उसे सारी बात बताता है। तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के गुस्सा करने से क्या होने वाला है? आप तो उस डील की कमजोर कड़ी जानते ही हैं, तो मारिए हथौड़ा। अगले दिन धीरू के घर में चोरी होती है और उसमें उसके वो रुपए भी चले जाते हैं जो धीरू डील के मुताबिक क्लाइंट को देने वाला था। फिर शर्त के हिसाब से धीरू को जुर्माने की रकम देने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ता है और उसका व्यापार भी बंद हो जाता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। आप कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिसे आप जल्दी से जमा सके और कम पैसों से भी शुरू कर सके। आप फल सब्जियों का व्यापार शुरू कीजिए। तुम ठीक कहती हो, मैं कल से ही मंडी जाकर सब जानकारी लेकर आता हूँ। उधर भीरू और राधा धीरू की बर्बादी की खुशियां मनाने में लग जाते हैं और इधर धीरू खूब मेहनत करके फिर से अपनी आर्थिक हालात पटरी पर ले आता है। लेकिन फिर एक दिन, अजी सुनती हो, तुम यहाँ पर उसके बर्बाद होने की गलत फहमी में खुश हुए जा रहे थे और तुम्हारे भाई का फल सब्जियों का व्यापार बड़ा अच्छा चल निकला है। मैं अभी बाजार में उसकी दुकान देख कर आ रही हूँ। अरे भीड़ लगी हुई थी वहां तो।
तो फिर जल्दी से अपने खुराफाती दिमाग से कोई आइडिया निकालो इस मुसीबत का। आइडिया तो बहुत अच्छा है मेरे दिमाग में। अपने भाई से कह के इसके गोदाम में चूहे डलवा दूंगी, फिर देखना नजारा। राधा की चालाकी से धीरू का ये काम भी ठप हो जाता है। अब धीरू और उसकी पत्नी के लिए उधार पर जीने के अलावा कुछ नहीं बचा था। बेचारा ईमानदार धीरू अपने भाई भाभी की चालाकी की वजह से बहुत बुरे दिन काट रहा था। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया साधना। पिताजी का दिया हुआ अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कोई नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। देखिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देगा हमारे लिए। और मेरे दिमाग में तो एक अच्छा आइडिया आ भी गया। मैं बचपन से ही अपनी दादी, नानी और माँ को एक खास तरह का अचार बनाती देखती आई हूँ। वो अचार जितना टेस्टी होता है उतना ही उसे बनाना मुश्किल भी, लेकिन एक बार बन जाने पर वो जल्दी खराब भी नहीं होता जी। वो अचार सिर्फ हमारे ही गांव में बनता था, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मैं सोचती हूँ वही अचार बनाने का काम हम शुरू करें तो। मैं बनाया करूंगी और आप उसे मार्केट में बेच आया करना। साधना, तुम्हारी बातों से मेरे मन में उम्मीद जाग उठी है, लेकिन ये सब काम शुरू करने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? ए जी, मेरी ये कंगन किस दिन काम आएंगी? आप इन्हें गिरवी रखवा लो और जब पैसे आ जाए तो इन्हें छुड़वा लेना। साधना बाजार जाकर अचार बनाने का सामान लेकर आती है। फिर घर आकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अचार बनाती है और धीरू उस अचार को पैक करने में साधना की मदद करता है और अगले दिन बाजार में बेच भी आता है। शुरू में सिर्फ 10 बोतल अचार ही बन पाता है, लेकिन उसे बेचकर हुए मुनाफे से अचार की बोतलें 10 से 50 और फिर 1000 और 10,000 हो जाती है। अब धीरू को अपने काम में मदद के लिए कुछ लोगों को भी काम पे रखना पड़ता है, लेकिन अचार अब भी साधना ही बनाती है और अपनी रेसिपी का सीक्रेट बनाए रखती है। अब देखते ही देखते धीरू साधना ब्रांड अचार आसपास के कई शहरों में मशहूर हो जाता है और धीरू के दिन एक बार फिर बदलते हैं। धीरू के पास अब भीरू से दुगना बड़ा घर, गाड़ी, धन, अचार की कई फैक्ट्रीज और नौकर चाकर होते हैं। धीरू की इतनी तरक्की देखकर भीरू और राधा बुरी तरह से जल भुन जाते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होती। सुनिए जी, मैं ना कहती थी कि आप हिम्मत रखिए, एक दिन भगवान हमारे रास्ते जरूर खोल देगा। और देखिए जी, आज हम कहां से कहां आ गए। ये सब तुम्हारे फौलाद जैसे मजबूत मन की वजह से हो पाया है साधना, वरना एक समय मैं तो हिम्मत ही हार चुका था। तुमने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया, बल्कि बिजनेस में मेरा साथ भी दिया। जहां एक तरफ धीरू और साधना अपनी मेहनत और हौसले से बहुत तरक्की कर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ भीरू और राधा के लालच और धोखेबाजी की वजह से वो इनकम टैक्स वालों की नजरों में आ चुके थे। भीरू के एक घर पर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ता है और भीरू को काला धन जमा करने के आरोप में जेल जाना पड़ता। बालों वाली बहू अंजलि ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए होते, जिस वजह से उसके बाल उसकी हाइट से भी लंबे होते हैं। एक दोपहर उसकी मम्मी अंजलि के बाल बांध रही होती है। सुन, लंबे बाल देखने में तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका ख्याल रखने की बात आती है ना, तो कोई तेरे बालों पर मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ससुराल जाएगी, इसलिए क्यों नहीं इन्हें थोड़ा कटवा ले। कैसी बात कर रही हो मम्मी? आप मेरे साथ मेरे बालों पर मेहनत तो करती ही हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती। और आपको वजह तो पता ही है। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसकी मम्मी आगे कुछ नहीं बोलती। इसके कुछ महीनों बाद ही अंजलि की उत्कर्ष के साथ शादी हो जाती है। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, मेहनत साफ दिखती है। मतलब तुम भी इन पर मेहनत करने के लिए तैयार हो? अरे मुझे क्या मेहनत करनी होगी, चलो जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा मैडम। पति की बात सुन अंजलि हंस पड़ती है। दिन बीतने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है।
लेकिन सिर्फ उसी दिन तक जब तक सिर धोने की बारी नहीं आती। और वो दिन आते ही अंजलि उत्कर्ष के पास जाती है। सुनिए ना, मैं अकेले हेयर वॉश नहीं कर सकती, प्लीज हेल्प कर दो। अरे यार, आज तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है। कल कर लेना, पक्का मदद कर दूंगा। सॉरी यार। उत्कर्ष वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंजलि शैम्पू की बोतल लिए सास के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। जहाँ अंजलि की बात सुन सास जोर जोर से हंसने लगती है। बावरी हो गई है क्या? तेरे बाल धोऊंगी। जब अकेले संभाले नहीं जाते तो इतने लंबे बाल किए ही क्यों? ये कहकर सास भी वहाँ से चली जाती है। अंजलि मन ही मन सोचती है, मम्मी सही बोलती थी, तारीफ सब करेंगे पर थोड़ी भी मेहनत कोई नहीं करेगा। अब अंजलि खुद ही हेयर वॉश करने बाथरूम में चली जाती है। इस बात को 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर नहीं निकलती। सास बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ महारानी, अंदर घर बसाने का प्लान है क्या? यहाँ सारे काम पड़े हैं, तेरे बालों की वजह से हम क्या भूखे मर जाएं? सास की आवाज सुन अंजलि अगले ही पल बाहर निकल आती है, लेकिन सही तरीके से सिर नहीं धुलने पर उसके आधे बालों में शैम्पू और बाकी बालों से पानी बह रहा होता है। हाय नास पीटी, इतने घंटे लगा दिए फिर भी इन्हें ठीक से धो कर नहीं आई। अब क्या सारे घर में पानी पानी करती घूमेगी? अरे कहीं मुझे ही ना गिरा दियो। आज तक कभी अपने आप हेयर वॉश नहीं किया, हमेशा मम्मी हेल्प कर देती थी, इसलिए टाइम लग गया। अंजलि और उसके बालों से टपक रहे पानी का हाल देख सास अपनी ही जान बचाने के लिए बहू को दोबारा बाथरूम में ले जाकर उसका अच्छी तरह हेयर वॉश कर बालों का पानी निकाल देती है। अब जल्दी काम पर लग जा, और मुझे दोबारा इस घर में तेरी जुल्फों का टंटा नहीं चाहिए। सास की बात मानकर अंजलि चुपचाप काम पर लग जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब अंजलि हेयर वॉश के लिए आधे दिन का समय लेकर अपने घर आने लगती है। पर सास को इससे भी दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते धीरे धीरे अंजलि के लिए अपने बालों का ख्याल रखना मुश्किल होने लगता है। न तेल लग रहा है, न समय से हेयर वॉश हो रहा है, और बालों में कंघा घुमाए तो हफ्ते बीत जाते हैं। मुझसे अपने बालों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जा रही। इसी तरह दिन और दिनों के साथ महीने बीत जाते हैं, जिसमें अच्छे से ख्याल नहीं रखने की वजह से अब बाल रफ उलझे हुए होने के साथ साथ हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। अब क्या हमें अपने बालों में उलझा कर कूड़े में फेंकने का इरादा है? जहाँ देखो वहीं मैडम के बाल गिरे हुए मिलते हैं। अरे कटवा क्यों नहीं देती इन नासपीटों को? तभी उत्कर्ष वहाँ आ जाता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? आपके बोले बिना वो सब कुछ कर देती है, और बदले में जब सिर्फ अपने बालों के लिए जरा सी मदद चाहती है तो आप उसे ऐसी बातें सुनाती हो। उत्कर्ष अंजलि को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और वो दोनों अंजलि के घर पहुँच जाते हैं। मुझे माफ करना, मैंने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अंजलि की मम्मी उन्हें बहुत सारे घरेलू उपाय बताती हैं, जिन्हें अच्छे से समझकर दोनों घर वापस आते हैं और अब मिलकर अंजलि के बालों को ठीक करने के मिशन पर लग जाते हैं। अरे पत्नी की सेवा में तो ऐसे लगा है जैसे इसके बालों में से खजाना निकल आएगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे अंजलि के बाल पहले जैसे हो जाते हैं। आधा सफर तो कंप्लीट हुआ, अब आधा बचा है। हाँ, कौन सा आधा? मैं समझी नहीं। मम्मी। अब अपनी मम्मी को बहू की कीमत समझाने के लिए पहले उत्कर्ष उनकी सब सहेलियों को घर बुला लेता है और फिर अंजलि को उनके सामने लेकर जाता है, जिसे देख वहाँ बैठी सास की सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे वाह, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर हैं। आज से पहले हमने कभी इन पर ध्यान कैसे नहीं दिया। और वैसे इतने लंबे बाल संभालना सबके बस की बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बहू को देखकर लगता है कि ये इसमें प्रो है। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसलिए अपने अंतर्मन में कभी कुछ बुरा मत आने देना और इस घर के लिए लक्ष्मी का रूप बनना। अरे किस बात की? घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं जुल्फों पर खर्चा कर देती है। सास की इस बात पर अंजलि तुरंत पैसे ले जाकर सास के हाथ में रख देती है। अब मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए पैसे दे रही है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, पैसे आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये उन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप रात दिन कोसती रहती हैं। अगर आप वो सब नहीं करती तो मेरे बाल खराब नहीं होते और ना ही मैं ये पैसे कमा पाती। हाँ? का मतलब है?
कहना क्या चाहती हो? मैं शादी के पहले से ही एक हेयर केयर यूट्यूब चलाती हूँ, जहाँ शादी के बाद और बालों के हाल की वजह से मैं इनएक्टिव हो गई थी। पर उस दिन जब उत्कर्ष और मैं मम्मी के पास उपाय पूछने गए तो आइडिया आया कि अपनी हेयर प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के साथ साथ इस प्रोसेस की वीडियो बनाकर उसे भी यूट्यूब पर डाल दूँ तो। और अंजलि की इस आइडिया से वीडियो हिट हो गई, चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़े, साथ में व्यूज और पैसे भी मिले जो इसने आपको देने के लिए सोचा। बहू की बातें सुन सास को अपने बर्ताव पर पछतावा होता है और अब सास, बहू और पति सब मिलकर हेयर केयर और यूट्यूब चैनल पर काम करने लगे। नीरू का बेटा फौज में बड़ी पोस्ट पर था। वो हमेशा तैनाती में बाहर रहता। घर में अकेली नीरू बोरियत महसूस करती थी। नीरू की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि वो अपने बेटे की शादी करवा दे। बहू के आ जाने से सब ठीक हो जाएगा। बेटा अपार, तू तो फौज में रहता है, मुझे घर में अकेलापन काटने को दौड़ता है। तू एक काम कर बेटा, शादी कर ले, फिर बहू के साथ मैं घर में आराम से रहूंगी। क्या माँ, मैं जब तक मेजर नहीं बन जाता शादी नहीं करूंगा। तुम कहीं घूमने जाया करो, लेकिन शादी की बात मत करो। इतना कहकर अपार वहां से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त उसे माँ की भी चिंता रहती है। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। नीरू दरवाजा खोलती है तो सामने एक सुंदर सी लड़की साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रखकर खड़ी होती है। कौन हो तुम बेटा, और तुम्हें किसने भेजा है? मेरा नाम कंचन है और मैं आपके बेटे अपार की बीवी और आपकी बहू हूँ। तभी घर का फोन बजता है। नीरू फोन उठाती है तो अपार का फोन होता है। माँ, कंचन आ गई। वो आपकी बहू है माँ, और मैंने उससे शादी कर ली है। आप अकेली रहती हैं तो मैंने आपके लिए शादी कर ली माँ। अच्छा बेटा, बहू तो आ गई, बहुत सुंदर है। अब ना मैं आराम से घर में खुश रहूंगी। इतना कहकर नीरू जैसे ही कंचन की तरफ देखती है, वो उसके पैर छूती है। नीरू कंचन को आशीर्वाद देकर गले लगा लेती है। अगली सुबह नीरू सोकर उठती है तो अरे, सारा घर कितना चमक रहा है। इतनी सुबह घर का सारा काम किसने किया? तभी कंचन हाथ में स्वादिष्ट नाश्ता और चाय लेकर आती है और टिपॉय पर रखकर कंचन के पैर छूती है। बहू को देखकर नीरू काफी खुश हो जाती है। वो कंचन से कहती है, कंचन बेटा, आज मेरे घर में किटी पार्टी है, तुम मेरी सहेलियों के लिए कुछ अच्छा बना लेना। माँ, मुझे अच्छा बनाना नहीं आता, आप बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे मैं भी तो नहीं जानती। ऐसा कर, शाम को इटालियन खाना, सी फूड और हाँ, चाइनीज खाना बना लेना, ठीक है? कंचन नीरू की बात सुनकर खुश हो जाती है। हाँ माँ, मैं तो ये सब बना सकती हूँ, आप चिंता ना करें। शाम को नीरू की सहेलियां आती हैं, जहाँ कंचन अकेले बनाए स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है। वो सारी सफाई कर सबको खुश कर देती है। कंचन अंदर किचन में जाती है कि तभी नीरू की सहेली बोल पड़ती है। अरे नीरू, तेरी बहू तो बड़ी परफेक्ट है, तेरी हर बात मानती है और सारा काम भी अकेले करती है, तुझे शिकायत का मौका भी नहीं देती। लेकिन क्या फायदा, बेचारी नीरू का जीवन तो बहू के आने के बाद भी बोरिंग का बोरिंग ही रहा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? अब तो मेरे साथ मेरी बहू भी रहती है। हाँ, रहती तो है, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सारे काम इसलिए करती है कि तुझे लड़ाई करने का कोई मौका ना मिले और तू फ्रस्ट्रेट हो जाए, समझी? नीरू भोली सूरत बनाकर कहती है, नहीं, मैं नहीं समझी। अरे, घर में सास बहू की लड़ाई ना हो तो घर भी भला घर लगता है क्या? मेरे घर में ही ले ले। सुबह से बहू के साथ लड़ाई में इतनी चहल पहल रहती है कि मन हमारा भी लगा रहता है और पड़ोसियों का भी। नीरू मन में सोचती है, बात तो सही है, अगर ये मेरी शिकायत के बिना ही हर काम कर देगी तो मैं क्या करूंगी?
रात को नीरू सोने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ कंचन उसके पैर दबाने लगती है। नीरू को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो किसी भी तरह से उससे लड़ाई करना चाहती है। बहू, दर्द पैर में नहीं सर पर है, और तू मेरे पैर दबा रही है। मैं सर दबा देती हूँ माँ जी। ये कहकर वो उसका सर दबाने लगती है। तू एक काम कर, मेरे लिए बादाम वाला दूध ले आ, जा। कंचन जाकर सास के लिए दूध ले आती है। अब नीरू उसे जो कहती कंचन झट से कर देती। बहू, जरा छत से जाले निकाल दे। जी माँ जी। कंचन 5 मिनट में ही पूरे घर के जाले साफ कर देती है। नीरू तो देखती की देखती ही रह जाती है। कमाल है, ये तो हर काम कर रही है। तरस गई मैं तो इससे लड़ाई करने को। इतना कह के नीरू चली जाती है। नीरू को एक दिन कंचन पर इतना गुस्सा आता है कि वो सोच लेती है आज तो उससे लड़कर ही रहेगी। मौका देखकर नीरू कंचन को पैर से लंगड़ी देकर गिरा देती है। जिसके बाद जो होता है, नीरू को विश्वास ही नहीं होता। जमीन में 2 भागों पर गिरी कंचन के सारे पुर्जे बिखर जाते हैं। स्प्रिंग और उसके अंदर से रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। तभी घर की घंटी बजती है। नीरू डरकर दरवाजा खोलती है तो सामने अपार खड़ा होता है। क्या हुआ माँ, तुम इतना डर क्यों गई? कंचन ने कुछ किया क्या? कुछ कहा क्या उसने? मैं अभी बताता हूँ। तभी अपार की नजर कंचन पर पड़ती है। अरे माँ, तूने ये क्या किया? कंचन को तोड़ दिया। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने रोबोट को तुम्हारी बहू बनाकर भेजा था, जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो और तुम खुश रहो। माँ, ये तो इंसान थी भी नहीं, इससे तो गलती हो ही नहीं सकती थी। फिर आपने इसे क्यों तोड़ा? क्या गलती थी इसकी माँ? बेटा, इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये इंसानों की तरह सास से लड़ाई नहीं करती थी। अपार माँ की बात सुनकर हैरान रह जाता है।